नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में भारत श्रीलंका संबंधों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भारत श्रीलंका संबंधों का ये क्लास फर्स्ट होगा और उसके बाद कुछ समय बाद में हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जो कुछ एग्रीमेंट्स होने वाले हैं उसको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम भारत श्रीलंका संबंधों को उसके इतिहास और भूगोल के साथ में पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम देखें कि जो श्रीलंका है, उस श्रीलंका की पोजीशन जो है वो बेसिकली हिंद महासागर में भारत की दक्षिण पूरब में है, भारत के साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूरब में श्रीलंका की स्थिति है। और श्रीलंका जो है वो बेसिकली नारियल के आकार का एक देश है, नारियल के आकार का देश है। इसलिए यहां से सबसे पहले अगर हम प्री के पॉइंट से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर ले, जैसे निम्नलिखित में से किस देश को पूरब का मोती कहते हैं? द पर्ल ऑफ ईस्ट, तो उत्तर होगा श्रीलंका। तो ध्यान रखना, श्रीलंका को पूरब का मोती भी कहा जाता है और यहां की मुख्य भाषा, मेन लैंग्वेज जो है वो सिंहली भाषा है, इसलिए इसे सिंहली द्वीप भी कहा जाता है, सिंहली आइलैंड भी कहा जाता है। साथ ही साथ श्रीलंका के आसपास बड़ी मात्रा में रत्न पाए जाते हैं, इसलिए इसे रत्न द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका अंग्रेजों का उपनिवेश रहा, जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, ठीक इसी प्रकार श्रीलंका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। इस कारण अंग्रेज इसे सिलोन के नाम से भी जानते थे। तो इसके जो उपनाम है श्रीलंका के, वो है पूरब का मोती, सिंहली द्वीप, रत्न द्वीप, सिलोन, और इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। इसके आप लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन हिंद महासागर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन ओशन में इसकी बहुत स्थिति महत्वपूर्ण है। यहां पर जो है ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहां पर ये मन्नार की खाड़ी है। तो इसको आप देखोगे, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट से देखें तो एक क्वेश्चन बनता है पाक जल संधि, जिसको पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। ये पाक जल संधि जो है, जो यहां पर मैंने लिखा, ये बेसिकली पाक जल संधि है। और आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछे कि पाक जल संधि किन दो खाड़ियों को जोड़ती है, तो ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, और ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन? पाक जल संधि। लेकिन ध्यान रखना, पाक जल संधि ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए इसे पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, क्योंकि उस रूप में ये लैंड पार्ट है, यहां पर चट्टान है, जिसके कारण यहां से जहाज आर पार नहीं जा सकते। इस क्रम में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है श्रीलंका को एक रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रही है और वहां के रेलवे नेटवर्क को मजबूत भी कर रही है। इसलिए श्रीलंका का जो इस साइड में अंतिम गांव है, यहां पर वो अंतिम गांव जो है उसे तलई मन्नार कहा जाता है। श्रीलंका का अंतिम गांव जो भारत की साइड में है उसका नाम है तलई मन्नार, और भारत का इस साइड में जो अंतिम गांव है वो रामेश्वरम पर है धनुषकोटी, धनुषकोटी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि धनुषकोटी किस प्रसिद्ध व्यक्ति का गांव है, धनुषकोटी। तो धनुषकोटी
भारत का श्रीलंका की ओर अंतिम गांव है, जबकि श्रीलंका का भारत की ओर अंतिम गांव जो है वो तलैमन्ना है। अब मैं वापस बताऊं आपको कि भारत का ये पश्चिमी तट है, और भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को अगर पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ना हो या पूर्वी तट पे जाना हो तो यहां से श्रीलंका का चक्कर लगाकर ही यहां पर पहुंचा जा सकता है। मतलब ये होगा कि भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर अगर पूर्वी तट के बंदरगाहों पे जाना हो किसी जहाज को तो पाक जल संधि से नहीं जा सकते। कारण क्योंकि यहां पर ये गहरी नहीं है, यहां पर चट्टाने हैं, एक प्रकार का ब्रिज जैसा महसूस होता है। उसी ब्रिज को जो यहां पर पाक जल संधि है वहां पर जो चट्टाने हैं उन चट्टानों को पौराणिक काल से मतलब प्राचीन काल से उनका नाम है, इसी को आदम का ब्रिज कहते हैं। आदम का ब्रिज, या हमारे हिंदू संस्कृति में इसे राम सेतु कहते हैं, इसे राम सेतु कहते हैं, या आदम का ब्रिज, राम सेतु, या एडम ब्रिज भी कहा जाता है। एडम ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले श्रीलंका का आकार नारियल जैसा है और ये हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। पाक जल संधि इस देश को भारत से अलग करती है और बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किससे? पाक जल संधि से। उसके बाद मैंने बताया कि धनुषकोटी श्रीलंका की ओर भारत का अंतिम गांव है जो रामेश्वरम पर है, जबकि श्रीलंका का भारत की ओर अंतिम गांव तलैमन्नार है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा कि पाक जल संधि जो है वो ज्यादा गहरी नहीं है, यहां पर चट्टाने हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब सीता को लेने गए थे लंका में, तब यहां पर एक पुल का निर्माण किया गया था। उसी पुल को हमारी पौराणिक कथाओं में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे आदम का ब्रिज भी कहा गया है और कई जगह पर अंग्रेजों ने इसे एडम ब्रिज कहा है। अब एक पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए और वो है, अगर आपसे पूछे कि सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है, सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, ये आपसे पूछे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है, तो इसका उत्तर होगा ये भारत सरकार की परियोजना है, प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ना एवं पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाहों के बीच की दूरी को कम करना है। और ये कम तभी होगी अर्थात पाक जल संधि को गहरा करके जहाजों के आवागमन के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए भारत सरकार ने जिस प्रोजेक्ट को शुरू किया उसे सेतु समुद्रम परियोजना कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सेतु समुद्रम परियोजना भारत सरकार की परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ना है। इसके लिए पाक जल संधि को गहरा किया जाएगा। अब क्या सेतु समुद्रम वर्तमान में चल रहा है? नहीं। जब इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक याचिका लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर दायर की गई कि इस प्रोजेक्ट से राम सेतु या एडम ब्रिज के टूटने की संभावना है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सांस्कृतिक पहलुओं को सहेजते हुए फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके आगे थोड़ा और बढ़े, इसके ज्योग्राफिकल पार्ट को थोड़ा और देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यदि आप भारत से श्रीलंका जाते हैं तो सबसे पहले जो श्रीलंका की पोजीशन है वो नारियल जैसी है और हकीकत में भी श्रीलंका नारियल जैसा है। वो कैसे पता लगेगा? ये श्रीलंका मानिए, श्रीलंका का जो मिडिल पार्ट है, श्रीलंका का जो मध्यवर्ती हिस्सा है वो पूरा एक पहाड़ी क्षेत्र है। मतलब श्रीलंका के दो पार्ट हैं,
एक उसका पहाड़ी भाग और दूसरा उसका मैदानी भाग। अब जो पहाड़ी भाग है तो ये श्रीलंका का पहाड़ी भाग है, मतलब बीचों बीच में श्रीलंका का पहाड़ी भाग है जिसकी सबसे ऊंची चोटी, मतलब मैंने यहां पे लिख दिया ये श्रीलंका का पहाड़ी भाग है। और जो श्रीलंका का पहाड़ी भाग है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम पिथुरा थाला गाला है, उसी का नाम पिथुरा थाला गाला है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पीक है ये। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको आईआर, लेकिन कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आपको ज्योग्राफी बतानी जरूरी है ताकि आप भू सामरिक स्थिति को समझ सकें। अब श्रीलंका की अधिकांश नदियां इस पहाड़ी भाग से निकलती हैं, अधिकांश नदियां पहाड़ी भाग से निकलती हैं। तो ये जो पहाड़ी भाग से निकलती है ये नदियां एक तराई मैदान का निर्माण करती हैं। इसलिए ये जो मैदानी भाग आप देख रहे हो ये मैदानी भाग समुद्र से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, इसलिए बंदरगाहों के दृष्टिकोण से ये बेहतर माना जाता है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो बेसिकली महावेली गंगा है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ये महावेली गंगा, यहां पर लिखा ये महावेली गंगा। तो श्रीलंका के दो भाग है, एक तो उसका पहाड़ी भाग जो बीचों बीच में और दूसरा उसका तराई भाग या उसका मैदानी भाग। ये श्रीलंका का मैदानी भाग है। इसलिए श्रीलंका जाने का आपका काम कभी पड़े तो आप खुद देखना कि श्रीलंका जब जाओगे तब आपको समुद्र से थोड़ा मैदान हाइट में फिर ऐसे ऊंचाई की ओर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके जितने भी बंदरगाह हैं, जैसे यहां पर कोलंबो है, चाहे कोलंबो हो, और यहां पर आप लोग कमेंट करके बताएं कि श्रीलंका के किस बंदरगाह को श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। तो आपका उत्तर होगा हम्बनटोटा। हम्बनटोटा ये यहां पर है हम्बनटोटा, और हम्बनटोटा के माध्यम से श्रीलंका को चीन ने बहुत बड़ा लोन दिया। और मैंने बताया था कि श्रीलंका चीन के MSR मेरीटाइम सिल्क रूट के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं चीन भी श्रीलंका भी शामिल है, और एक बहुत बड़े ऋण जाल में फंस गया है। कौन? श्रीलंका। किसके ऋण जाल में? चीन के। और चीन ने यहां पर भारी निवेश भी किया है, स्पेशली इन्हीं कारणों से उसे हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए लीज पर देना पड़ा। उसके आगे हम बढ़े तो आप देखोगे ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पे, और ये पार्ट भारत का, ये पार्ट जो है ये पाक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक स्टेट। और ये जो पार्ट देख रहे हो इस पूरे हिस्से को कहा जाता है जाफना। इस पूरे हिस्से को जाफना कहा जाता है, इस पूरे हिस्से को जाफना कहा जाता है। और यहां पर एक दर्रा है जिसे एलिफेंट दर्रा कहते हैं। यहां पर जो दर्रा है उसे एलिफेंट दर्रा कहते हैं, और ये दर्रा जाफना क्षेत्र को से श्रीलंका से अलग करता है। कौन? एलिफेंट पास, एलिफेंट दर्रा जो है ये श्रीलंका को अन्य क्षेत्र से अलग करता है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन ये भी पूछा गया, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, जिसमें जम्मू कश्मीर की एक नदी है जिसके नाम के पीछे भी गंगा लगता है। आप बताइए कौन सी नदी है, वो नदी कौन सी है? फिर पूछा गया था गंगा, पालगंगा, वेनगंगा और महावेली गंगा, और एक जम्मू कश्मीर की उस नदी का नाम। ये एक क्रम में पूछा गया था, उत्तर से दक्षिण समझाइए। उसमें साउथ में जो लास्ट रिवर थी उसका नाम था महावेली गंगा। तो महावेली गंगा यहां पर है। और श्रीलंका की प्राचीन राजधानी जो है वो कौन सा शहर रहा हुआ है? तो उत्तर होगा अनुराधापुर, क्योंकि भारत का जो चोल साम्राज्य था उसने इस पर आधिपत्य स्थापित किया था। तो अनुराधापुर। अब हम और थोड़ा, मैंने आपको ज्योग्राफी समझाई और ज्योग्राफी के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि श्रीलंका के दो भाग हैं, एक भौतिक भाग इसका पहाड़ी भाग, दूसरा मैदानी भाग। एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर हम ग्लोब देखेंगे तो उस ग्लोब में देखेंगे हम कि जो इक्वेटर है
उस इक्वेटर से काफी नजदीक है श्रीलंका, इक्वेटर के काफी नजदीक है। और इक्वेटर के जो नजदीक होगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां पर संघनन ज्यादा होगा, और जहां संघनन ज्यादा होगा वहां बारिश ज्यादा होगी। अर्थात श्रीलंका विषुवतीय क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय रीजन में होने के कारण यहाँ पे बारिश अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर घने जंगल भी है, डेंसिटी भी ज्यादा है, और ये मसालों के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। इसलिए अंग्रेजों ने श्रीलंका को भी मसालों के लिए अपना उपनिवेश बनाया। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, नारियल, इलायची बड़ी मात्रा में पैदा होती है। इसलिए जितनी भी यूरोपियन कंपनियां आई उन्होंने श्रीलंका को भी अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास किया था। अब हम आगे बढ़े और इस क्रम में ये देखें, थोड़ा सा हम ये जानने का प्रयास करें कि भारत और श्रीलंका के जो रिलेशन रहे हैं, भारत और श्रीलंका के जो संबंध रहे हैं, वो संबंध जो है वो कहते हैं लगभग 2500 से 3000 साल पुराने हैं। मतलब श्रीलंका और भारत के बीच के जो रिलेशंस हैं वो 2500 से 3000 साल पुराने हैं। इससे कई दस्तावेज मिलते हैं, और अगर हम रामायण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों पर ध्यान दें तो ये संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। और श्रीलंका के साथ हमारा जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है, और भारत और श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थल खोजे हैं जो बेसिकली रामायण से संबंधित है। ये चीज ये बताती है कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य संबंध पौराणिक काल से चले आ रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान, तो प्राचीन काल से ही हमारे रिलेशन रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। एक चीज और देखेंगे, जब सम्राट अशोक था जो भारत के सबसे महान शासकों में से एक था, उसके समय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और आपको पता होगा आज श्रीलंका एक बहुत बड़ा जनसंख्या दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बौद्ध सांस्कृतिक राष्ट्र है, और बौद्ध सांस्कृतिक राष्ट्र भी भारत श्रीलंका संबंधों को जोड़ती है। बोधिगया का एक वृक्ष जो है वो श्रीलंका के अंदर है, इसलिए बौद्ध सांस्कृतिक स्थल भी भारत और श्रीलंका को जोड़ने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रिटिश काल को देखें, और ब्रिटिश काल को जब देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, सपोज ये भारत और ये श्रीलंका है, ये भारत और श्रीलंका। और जब भारत श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। श्रीलंका की जनसंख्या को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वो दो जो जनसंख्या श्रीलंका में है उसमें एक है सीलीवासी लोग। मतलब हमने श्रीलंका की जनसंख्या को भाषाई आधार पर डिवाइड किया है, श्रीलंका की जनसंख्या को भाषाई आधार पर विभाजित किया है। तो श्रीलंका में एक है सीली जनसंख्या, और दूसरे जो है वो है तमिल जनसंख्या। सीली और तमिल, ध्यान रखना यहां पर सीलीवासी लोग जो है वो लगभग 85% के आसपास में है। मतलब श्रीलंका में बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो सीली समुदाय की है, लेकिन यहां ये ध्यान रहे एक सीली जो है वो भाषा है, और वो सीली कोई बौद्ध भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है और हिंदू भी हो सकता है। और तमिल भी एक भाषा है जिसको बोलने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 15% है, 15% है तमिलवासी लोगों की। अब एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि श्रीलंका में गृह युद्ध जो है, श्रीलंका में जो सिविल वार है वो लंबे समय तक क्यों चला।
तो उसको हम देखें तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा जनसंख्या का वितरण समझना पड़ेगा। और जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या था कि सेंगली यहां पर पहले से थे। तमिल समुदाय जो है वो बेसिकली यहां पर भारत से आके बसा और भारत का प्रांत जो श्रीलंका के सबसे नजदीक है आज की तारीख में तमिलनाडु, और उस जमाने में भी ये तमिल क्षेत्र सबसे नजदीक था। तो जो तमिल यहां पर आके बसे उन तमिलों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है श्रीलंकाई तमिल, एक को कहा जाता है श्रीलंकाई तमिल और एक को कहा जाता है भारतीय तमिल। तो मतलब यहां पर जो तमिल है वो दो प्रकार के हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल ये दो प्रकार के तमिल हैं, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। आप कहोगे सर क्या भारतीय तमिल आज भी भारत के? नहीं, ये दोनों ही तमिल आज की तारीख में श्रीलंका के नागरिक हैं, हमारे नहीं हैं। तो श्रीलंकाई तमिल किन्हें कहा जाता है? वे तमिल जो प्राचीन काल में श्रीलंका से भारत से श्रीलंका में जाके बसे। कब? प्राचीन काल में, जैसे सम्राट अशोक के समय या उसके बाद के समय में जाके जो बसे उनको कहा जाता है श्रीलंकाई तमिल। ये आज की तारीख में वहां के नागरिक हैं। और ध्यान रखना श्रीलंका में तमिलों का जो बहुसंख्यक तमिल जनसंख्या है वो श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है और उसी उत्तरी क्षेत्र को कहते हैं तमिल प्रांत। और तमिल प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है जाफना क्षेत्र, जो मैंने लिखा था जाफना प्रोविंस। तो यहां पर ये बेसिकली तमिल प्रांत है और तमिल प्रांत के इस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं हम जाफना क्षेत्र। अब एक में लिखा है भारतीय तमिल। भारतीय तमिल कौन है? तो बेसिकली वे तमिल जो ब्रिटिश काल के अंदर श्रीलंका, भारत से श्रीलंका में मजदूरों के वेश में गए। मतलब अंग्रेज जो है, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और श्रीलंका भी ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए हजारों तमिलों को ब्रिटिश काल में श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया। और वो जो थे वो आज भी पॉकेट्स के अंदर, मतलब अलग अलग पॉकेट्स में बिखरे हुए हैं। वो भी आज की तारीख में वहां के नागरिक हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता के आधार पर जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर मैंने क्या कहा कि श्रीलंका में जो जनसंख्या है उसके विभाजन का मुख्य आधार भाषा ही है और इसे दो भाषा में बांट सकते हैं, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। जो सिंहली समुदाय है उनकी जनसंख्या लगभग 85% है, 85% है, जबकि तमिल जनसंख्या जो है उसकी 15% है। और भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है तमिल भावनाएं। यहां तक कि तमिलनाडु प्रांत की पूरी राजधानी, पूरी राजनीति यहां से टिकी हुई है और वो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। उसको मैं आपको समझाऊंगा। अब आप देखिए कि श्रीलंका को भाषाई आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय। सिंहली समुदाय 85% है, जबकि तमिल समुदाय 15% है, 15% है। अब जो तमिल समुदाय है उसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो श्रीलंकाई तमिल, कौन से? जो प्राचीन काल में भारत से श्रीलंका में जाकर बस गए। प्राचीन काल में भारत से श्रीलंका में जाकर बस गए। और एक है भारतीय तमिल। भारतीय तमिल कौन है? जो ब्रिटिश काल में भारत से श्रीलंका में जाके बस गए। आज की तारीख में दोनों ही तमिल, चाहे श्रीलंकाई हो चाहे भारतीय हो, दोनों ही श्रीलंका के नागरिक हैं। अब हम पढ़ना ही चाह रहे हैं कि यार श्रीलंका में एक लंबे समय तक सिविल वार चला, गृह युद्ध चला। वो गृह युद्ध लगभग अब समाप्ति की ओर है 2010 के बाद। लेकिन श्रीलंका में जो गृह युद्ध चला वो 1980 में अपने चरम पर था। उसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि श्रीलंका की रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट उस सिविल वार में खर्च हो गया।
वो सिविल वार क्या था, वो गृह युद्ध क्या था? जब किसी देश के लोग आपस में लड़ते हैं तो उसे सिविल वार कहते हैं। अब यहां पर हमें पता है कि श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटिश ने यहां पर अपने कार्यकाल में फूट डालो और राजगुरु की नीति का अनुसरण किया। मतलब सीली समुदाय और तमिल समुदाय को आपस में लड़वाया। और जब ब्रिटेन ने 1948 में श्रीलंका को आजाद किया, उस समय तक सीली समुदाय और तमिल समुदाय में एक प्रकार का सांप्रदायिक, भाषाई सांप्रदायिक जहर घुल चुका था। दूसरा क्या था कि तमिल समुदाय जो श्रीलंका में अल्पसंख्यक था, लेकिन तमिल समुदाय की श्रीलंका के चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दबदबा था। और आप लोग ये भी ध्यान रखें कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां भारतीय नहीं हो। और हम भारतीयों की एक विशेषता भी है कि हम जिस देश में भी गए, जहां पर एक आम आदमी साइकिल खड़ी नहीं कर सकता, वहां भारतीय का जेनेटिक गुण है कि वहां पर वो पूरी की पूरी ट्रेन खड़ी करता है। और जब वो पूरी की पूरी ट्रेन खड़ी करता है तो इससे वहां के जो मूल लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है। मतलब भारतीय अपनी योग्यता का अधिकतम उपयोग भारत से बाहर जाके करता है, और जब भारत से बाहर जाके करता है तो वो वहां पर छा जाता है। किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। और आप देखिए दबदबा दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारतीयों ने पूरा व्यापार, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और तंजानिया का भारतीयों के हाथों में है। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट भारतीय है। आज अरब रीजन को लें तो अरब जगत के अंदर भी भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। मॉरिशस को लघु भारत कहा जाता है। इवन सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर भी भारतीयों की अहम भूमिका है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो तमिल थे वो अल्पसंख्यक जरूर थे, लेकिन उनका दबदबा लगातार बढ़ रहा था। 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका ब्रिटेन से आजाद हुआ, तो आजादी के बाद से ही सीली समुदाय और तमिल समुदाय में संघर्ष शुरू हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। अब देखो आप कि ये जो मैंने कहा सीली तमिल का, ये मैंने आपको पूरा समझाया। अब इसके आगे आप देखिए कि जो सीली समुदाय और तमिल समुदाय थे, इनमें श्रीलंका की आजादी के बाद एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो गया। और संघर्ष में शुरुआत की सीली समुदाय ने, और सीली समुदाय ने तमिल समुदाय पर हमले शुरू कर दिए। आप लोग ध्यान रखना कि सीली समुदाय ने तमिलों पर हमले किए हैं शुरुआती चरण में। 1957, 58, 59 के अंदर हमले ये किए हैं और उनको पीड़ित किया जाने लगा। तब तमिल समुदाय की तमिलों के हितों की रक्षा के लिए, तमिलों के हितों की रक्षा के लिए दो दल उभर के सामने आए। जब तमिल समुदाय के साथ ऐसा हुआ तो तमिलों की रक्षा के लिए दो दल उभर के सामने आए। उसमें से एक था TULF, और एक था LTTE। ये दोनों ही तमिलों के हितों की रक्षा के लिए आगे आए। और जब ये आगे आए तो यहां ध्यान रखना, जो TULF था ये बेसिकली एक अहिंसात्मक संगठन था, और ये बिना हिंसा किए सीली समुदाय और तमिल समुदाय के मध्य सहयोग स्थापित करना चाहता था। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट था ये, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। और दूसरा था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। वापस रिपीट कर रहा हूं, लिबरेशन
टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम मतलब निवास स्थान, तमिलों का निवास स्थान। तो यहां पर लिबरेशन की बात की जा रही है, मुक्ति की बात की जा रही है, और इसका था प्रमुख प्रभाकरण। इसका प्रमुख था प्रभाकरण। अब आपको भी सर इन दोनों की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना का हमें ध्यान नहीं रखना है, स्पेशली एलटीटीई का ध्यान रखना है। लेकिन एलटीटीई भारत सरकार द्वारा घोषित एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कोई फिक्स डेट नहीं होती। बस हम ये कह सकते हैं 1980 के दशक में एलटीटीई की स्थापना हुई। और एलटीटीई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो तमिलों के हित की बात करता था, तमिलों के सहयोग की बात करता था। और इसने सीली समुदाय द्वारा तमिलों पर जो हमले किए गए, उसमें तमिल भावना को एक अंतर्राष्ट्रीय भावना बनाकर तमाम जहां जहां तमिल थे, ब्रिटेन में, फ्रांस में, सिंगापुर में, मलेशिया में, उन तमाम तमिलों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। किसने? प्रभाकरण ने। और जो श्रीलंका के तमिल थे उन्होंने भी एलटीटीई का साथ दिया, क्योंकि एलटीटीई ऐसा पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो खुलकर के सामने आया और उसने विरोध किया सीली समुदाय का, श्रीलंका की सरकार का। और जब ऐसा हुआ तो श्रीलंका की सरकार ने 1980 के दशक में एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाया एलटीटीई को खत्म करने का। लेकिन एलटीटीई खत्म नहीं हुआ, बल्कि और अधिक बढ़ गया। और ऐसा माना जाता है कि इसके तार कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे। इसलिए श्रीलंका यह आरोप लगाता था कि भारत के कुछ समुदाय या भारत के कुछ तमिल समुदाय के लोग एलटीटीई का भरण पोषण करते हैं। यह आरोप उसने लगाया। किस पर? भारत के ऊपर। इससे भारत श्रीलंका संबंधों में एक प्रकार की खटास भी आई। लेकिन देखते देखते एलटीटीई दुनिया का एक खतरनाक आतंकवादी संगठन बन गया। और खतरनाक से ज्यादा वो श्रीलंका में एक लोकप्रिय संगठन बन गया, मजबूत संगठन बन गया। मजबूत इसलिए कि एलटीटीई एक ऐसा संगठन था जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इसके बावजूद उसके पास अपनी थल सेना थी, अपनी नौसेना थी, उसके जहाजी बेड़े थे। इसका मतलब उस एलटीटीई को बाहर से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा था। यहां पर भारतीय कूटनीति में थोड़ी कमजोरी हुई कि 1980 के शुरुआत में भारत ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इससे कहीं ना कहीं एलटीटीई पनपता गया। उस समय हमें खुल करके श्रीलंका का साथ देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुद्दा हमारे पड़ोसी देश की एकता और अखंडता का था। इसको हमारी सरकारों ने बाद में स्वीकार भी किया। और इस क्रम में जब प्रभाकरण और उसका दल एलटीटीई दुनिया भर में खतरनाक संगठन के रूप में स्थापित हो गया, तब भारत को भी खतरा नजर आने लगा। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि ये जो एलटीटीई जो खतरनाक संगठन बना, भारत सरकार ने कहा कि एलटीटीई भारत के लिए भी खतरा है। तो आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि एलटीटीई भारत के लिए कैसे खतरा साबित हो सकता था? तो उसका उत्तर होगा कि जब एलटीटीई लगातार लोकप्रिय होगा और मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है एलटीटीई की मांग मजबूत होगी। और एलटीटीई की अलग मांग थी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, तमिलों के निवास स्थान के लिए मुक्ति मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर एलटीटीई मजबूत होगा तो अलग तमिल राज्य या राष्ट्र बनने की संभावना थी। और अगर अलग तमिल राष्ट्र बनता है तो कल को ये तमिल क्षेत्र और ये तमिल क्षेत्र मिलकर एक संयुक्त तमिल राष्ट्र की मांग कर सकते थे। इसलिए भारत सरकार को चिंता हुई कि एलटीटीई का पनपना और बढ़ना न केवल श्रीलंका के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक प्रकार का खतरा है। इस क्रम में एक बड़ी पहल हुई जब 1987 में 1987 में भारत सरकार
और श्रीलंका की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के मध्य एक समझौता हुआ और इसी को हम कहते हैं राजीव जयवर्धने समझौता। इस समझौते को हम कहते हैं इसी समझौते को हम कहते हैं राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने समझौता। और इस समझौते में तय हुआ था, यह समझौता 1987 में हुआ और इस समझौते में भारत सरकार ने खुलकर कहा कि एलटीटीई जो श्रीलंका के लिए खतरा है वो भारत के लिए खतरा है, इसलिए दोनों देश मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे और इसके लिए भारतीय शांति सेना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजी जाएगी और वह इस आतंकवाद को समूल से नष्ट करेगी। और आप देखिए 1987 में भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में भेजा गया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं और शायद आपको आश्चर्य हो और दुख हो कि राजीव गांधी सरकार ने ये जो एग्रीमेंट किया था इसमें थोड़ी सी भूल की। भूल क्या थी कि हमारा एक बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा वहां उतारा गया और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से हमारे सैनिक थल सेना के वहां उतारे गए। और किस क्षेत्र में? तो उत्तर होगा श्रीलंका की जाफना क्षेत्र के अंदर, जो श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा है। और श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा भी एक घना जंगल है। अब जब हमारे सैनिक वहां उतर गए तो उन सैनिकों को इस बात का पता नहीं था कि कौन एलटीटीई का है कौन नहीं है। हो सकता है जब हमने ऑपरेशन चलाया तो उस ऑपरेशन में कुछ बेकसूर भी मारे गए हो सकता है कि जब एलटीटी के हाथों हमारे सैनिक मारे गए, और यह सत्य है कि 10,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन हमने हमारे पड़ोसी के लिए इसको भी स्वीकार किया। यह ऑपरेशन ज्यादा सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण नंबर 1, जो भारतीय शांति सेना भेजी गई थी उससे एलटीटी के ठिकानों की सटीक जानकारी नहीं थी। नंबर 2, एलटीटी इसलिए लोकप्रिय हुआ, इसलिए ताकतवर हुआ क्योंकि श्रीलंका के तमिलों का समर्थन एलटीटी के पास में था। इसलिए श्रीलंका के तमिलों ने भारतीय शांति सेना का सहयोग नहीं किया। तीसरा, सीले समुदाय ने भी इसका सहयोग नहीं किया। किसका? भारतीय शांति सेना का, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ समझा। कुल मिलाकर यह गलती हुई जिससे हमारे हजारों सैनिक मारे गए। अब बात यहीं तक नहीं है, बल्कि एलटीटीई ने 1987 के बाद अपने प्राइम टारगेट पर श्रीलंका के साथ साथ भारत को भी ले लिया, जिसका खामियाजा हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला हुआ 1991 और पेराम्बूर में वो शहीद हो गए। एक बड़ा खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ा। और चूंकि उस समय चुनाव थे भारत के अंदर, उस चुनावी रैली में राजीव गांधी को एलटीटी ने टारगेट किया। और उसके बाद 1992 में चूंकि भारत में कांग्रेस की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने, यहां पर फिर एक गलती हुई कि राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने श्रीलंका के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, यह इनका आंतरिक मामला है। उसका खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ा कि उससे भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक प्रकार की दरार आ गई और उसका फायदा चीन और पाकिस्तान ने उठाया और चीन और पाकिस्तान के संबंध श्रीलंका के साथ बेहतर हो गए और चीन धीरे धीरे हिंद महासागर की चाहत को रखते हुए श्रीलंका की मदद करने लगा। अब और आगे बढ़े तो मैं ये कह सकता हूं कि श्रीलंका में जो सिविल वार चला, उस सिविल वार ने श्रीलंका को तो तहस नहस किया ही किया।
उसने भारत श्रीलंका संबंधों को भी बनाने और बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका अदा की। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि जब शांति सेना गई तब भारत का तमिल समुदाय भी खुश नहीं था, क्योंकि तमिलों के भावनात्मक संबंध श्रीलंका के तमिलों के साथ जुड़े हुए थे। उनका यह कहना था कि तमिलों को मारने से पहले भारत सरकार को तमिलों की भावनाओं को जानना चाहिए कि आखिर उनकी मांगे क्या है, जो कहीं ना कहीं एक गलती हुई। और उस पर गलती पे गलती ये हुई कि भारत ने 1991 के बाद एक ऐसा गैप पैदा किया जिसके कारण श्रीलंका में पाकिस्तान और चीन को हस्तक्षेप करने का पूरा मौका मिल गया। और चीन ने इतना इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में किया कि आज की तारीख में श्रीलंका चीन के ऋण जाल में फंस गया है। अब पहले मैं इस इशू को यहां पे खत्म करूं, और आपका मुद्दा होगा कि सर आज की तारीख में तब एलटीटी की स्थिति क्या है। तो मैं इसका उत्तर ऐसे दूंगा कि अब एलटीटी अपने अंतिम पतन की ओर है। मतलब श्रीलंका में एलटीटी का लगभग खात्मा हो चुका है। यह खात्मा क्यों हुआ? यह खात्मा हुआ 2001 से 2009 के मध्य श्रीलंका में एलटीटीई का लगभग एंड हुआ। क्यों हुआ? तो इसमें कुछ चीजें हैं। नंबर एक, वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ जो अलकायदा के द्वारा हुआ था। लेकिन सुपर पावर पर हमला करना यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए वर्ष 2001 के बाद अमेरिका ने वार अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म को चलाया, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को चलाया। और उस वैश्विक अभियान में सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया गया कि दुनिया में कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं, उनको मिलने वाली आर्थिक और सैन्य सहायता को बंद किया जाए। इसलिए वर्ष 2001 के बाद एलटीटी को बाहर से मिलने वाली सैन्य सहायता बंद हो गई, आर्थिक सहायता बंद हो गई। इससे एलटीटी आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। यह पहला पॉइंट होगा। दूसरा, वर्ष 2005 के आसपास श्रीलंका के राष्ट्रपति बने महिंद्रा राजपक्षे, जो अभी बने गोटाबाया राजपक्षे, इनके बड़े भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे, जो वर्तमान सरकार में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे काफी सफल माने जाते हैं। दो चीज ध्यान रखना, महिंद्रा राजपक्षे ने तमिलों का एलटीटी का पतन करने में अहम रोल अदा किया है। और महिंद्रा राजपक्षे ने यह पतन करने में भूमिका इसलिए भी अदा कर दी कि उनकी विलिंग पावर के साथ साथ उन्हें चीन का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इसलिए महिंद्रा राजपक्षे चीन समर्थक माने जाते हैं। तो मैं वापस बताना चाहूंगा, श्रीलंका में एलटीटीई का पतन क्यों हुआ? उसका पहला पॉइंट होगा, वर्ष 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका द्वारा चलाया गया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान, जिसमें एलटीटीई पर प्रतिबंध लगा दिए गए। दूसरा, महिंद्रा राजपक्षे जैसा राष्ट्रपति जिसने अपनी सेना को बहुत कड़े आदेश दिए कि आप एलटीटी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए एवं मानवाधिकारों के हनन से न डरना। 2 पॉइंट। तीसरा, चीन और पाकिस्तान का समर्थन श्रीलंका को मिलना। चौथा, एलटीटीई की कोई राजनीतिक विंग का ना होना। अगर कोई पॉलिटिकल विंग होती तो शायद बातचीत करती, क्योंकि हिंसात्मक तरीके से आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं निकला है। और पांचवा अंतिम बिंदु, कहते हैं कि भगवान राम जो है वो रावण को नहीं मार सकते थे अगर विभीषण भगवान राम को कुछ बातें न बताते थे। ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही कहा जाता है कि जो तमिलों का नेता था
ये मैंने जो बात बताई आपको भगवान राम वाली, भगवान राम तो बहुत पराक्रमी थे, लेकिन इतिहास में ऐसे कहा जाता है कि जो रावण था उसके बारे में भगवान राम को किसने बताया? विभीषण ने। ऐसे कहते हैं कि जो प्रभाकरण था उसकी कमजोरियों के बारे में करुणा, जो उसका खास था, उसने श्रीलंकाई सरकार को बता दिया। इससे कमजोर और अधिक हुआ और 2009 में श्रीलंका की सेना ने इतना साहसी ऑपरेशन चलाया कि प्रभाकरण को मार दिया गया और प्रभाकरण के मरते ही एलटीटीई के रीढ़ की हड्डी टूट गई और रीढ़ की हड्डी टूटने से अब एलटीटीई अपने पतन की ओर है, लगभग समूल से नष्ट किया जा चुका है। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना कि एलटीटीई के खात्मे में महेंद्र राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे उनकी अहम भूमिका है। वही महेंद्र राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे 2007 से 2009 तक श्रीलंका के रक्षा सचिव रहे और उन्होंने एलटीटी के खिलाफ जो ऑपरेशन तैयार किया गया था उसकी ड्राफ्टिंग उन्होंने तैयार की थी, उसकी पूरी रूपरेखा, उसका नेतृत्व गोटाबाया राजपक्षे ने किया था। और हमें यह बिंदु ध्यान रखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि वही गोटाबाया राजपक्षे वर्ष 2019 में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। मतलब हम श्रीलंका को क्यों पढ़ रहे हैं और इतनी कहानी मैंने आपको क्यों बताई, वो इसलिए कि वर्ष 2019 में महेंद्र राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और उनके नए राष्ट्रपति बनते ही मीडिया ने ये चिंताएं जाहिर की कि क्योंकि राजपक्षे परिवार का झुकाव चीन की ओर अधिक है, इसलिए भारत श्रीलंका संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि गोटाबाया राजपक्षे ने बहुत जिम्मेदारपूर्ण, समझदारपूर्ण सांस्कृतिक कदम उठाया और उन्होंने चीन के बजाय अपनी पहली विदेश यात्रा नवंबर 2019 में भारत के साथ करके भारत श्रीलंका संबंधों को एक राजनीतिक, सकारात्मक राजनीतिक दिशा देने में अहम भूमिका अदा की है। और जब वो भारत आए तो भारत सरकार ने भी कहा कि भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंध तो मजबूत किए जाएंगे, साथ ही साथ 45 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे पहले कार्यकाल में भी श्रीलंका की यात्रा की और इस कार्यकाल में भी श्रीलंका की यात्रा करके सकारात्मकता का संदेश दिया है। तो यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो महेंद्र राजपक्षे के भाई हैं गोटाबाया राजपक्षे, वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा भारत के साथ में की है। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने भाई महेंद्र राजपक्षे को ही अपना प्रधानमंत्री बनाया है। इसलिए आने वाले कल में राजपक्षे परिवार जो है वो भारत के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, वही संबंध भारत श्रीलंका संबंधों की दिशा को तय करेगा। अब एक बिंदु जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, आपसे ये पूछे कि भारत के लिए श्रीलंका क्यों जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के लिए, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें इतने पॉइंट का, और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के लिए श्रीलंका क्यों जरूरी है, तो अगर इसका शॉर्ट आपको उत्तर जानना हो तो आप इसे लिखोगे, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित श्रीलंका एक हिंद महासागरीय द्वीपीय देश है जो सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण महत्ता रखता है। चीन इस क्षेत्र में मैरीटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह का पुनर्निर्माण चीन कर रहा है। अतः चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां को तभी प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा जब भारत श्रीलंका संबंध बेहतर हो।
साथ ही साथ श्रीलंका में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को रोकने के लिए भी भारत श्रीलंका संबंधों का बेहतर होना जरूरी है। सबसे बढ़कर श्रीलंका सार्क और बिम्स्टेक का भी सदस्य है, अतः इस दृष्टिकोण से भी भारत के लिए वो महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हिंद महासागर की सुरक्षा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इस पर भारत की सुरक्षा भी ठहरी हुई है। अतः भारत श्रीलंका के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करके न केवल पड़ोसी के नाते भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर कर सकता है, बल्कि इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान को प्रति संतुलित कर सकता है, हिंद महासागर की सुरक्षा में अहम रोल अदा कर सकता है। और सबसे बढ़कर श्रीलंका में रह रहे तमिल भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण से भी भारत श्रीलंका संबंधों का बेहतर होना जरूरी है और इस कारण भारत के लिए श्रीलंका महत्वपूर्ण है। तो ये 3 पॉइंट जो मैं लिखे, चीन एवं पाकिस्तान, पड़ोसी, हिंद महासागर, एमएसआर, तमिलों के साथ भावनात्मक संबंध, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद में कुछ पॉइंट आप और देखोगे कि भारत ने श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के कौन से प्रयास किए हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप उसकी पहली स्टार्टिंग जो करोगे वो करोगे सांस्कृतिक संबंधों से। भारत और श्रीलंका के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसे अनेक बौद्ध स्थल ढूंढे गए हैं, खोजे गए हैं, जिनका रिकंस्ट्रक्शन श्रीलंका कर रहा है और भारत श्रीलंका में ऐसे रामायण से संबंधित स्थलों को खोज रहा है जिसका पुनर्निर्माण भारत करेगा। इस प्रकार हिंदू बौद्ध सर्किट को स्थापित करके भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई दिशा दी जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा, श्रीलंका के तमिल भारत के तमिलों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और श्रीलंका ने एलटीटीई के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उससे हजारों निर्दोष तमिल बेघर हो गए हैं। इसलिए ध्यान रहे, श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में, तमिल प्रांत में लगभग 10,000 घरों का निर्माण भारत सरकार कर रही है, जो काबिले तारीफ है। लगभग 10,000 घरों का निर्माण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है ताकि तमिल प्रांत में रह रहे उन तमिलों को वापस पुनर्वासित किया जा सके, उनकी जगह पर स्थापित किया जा सके। श्रीलंका में बेहतर मेडिकल सेवा नहीं है, इसलिए भारत ने 150 करोड़ की लागत से श्रीलंका में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया है। भारत ने श्रीलंका में मेडिकल सर्विस को और अधिक मजबूत करने के लिए 150 करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण वहां पर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत सरकार ने श्रीलंका में एक आकस्मिक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की है, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, ताकि भारत श्रीलंका ट्रेड टू डिप्लोमेसी के तहत पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। आप लोग ध्यान रखना कि नेपाल के बाद अगर भारत के किसी देश के साथ रोटी बेटी के संबंध है तो वो श्रीलंका है। जैसे आपको पता होगा, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन की शादी भारत में हो रखी है और ऐसे भी और बहुत सारे लोग हैं जिनके वैवाहिक संबंध जो है भारत श्रीलंका के बीच में है। तो ये भी आप इसमें जोड़ना। एक आप लोग ध्यान रखना कि भारत सरकार ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए $1 अरब का निवेश किया है। श्रीलंका के ट्रंकोबार बंदरगाह जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसका रिकंस्ट्रक्शन इंडिया कर रहा है। अभी हाल ही में कोलंबो के लिए भी समझौता हुआ है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो श्रीलंका के दक्षिण में है,
इस पर चीन ने यहां पर भारी निवेश किया है और चीन के निवेश के कारण श्रीलंका एक प्रकार के ऋण जाल में फंसा हुआ है, जिसके कारण उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर इस पर चिंता जाहिर की है और अपना सहयोग देने का वचन दिया है। इसी के साथ साथ अभी जो गोटाबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने नवंबर 2019 में भारत की यात्रा करके निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश दिया है कि भारत श्रीलंका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। अगर भारत श्रीलंका संबंध बेहतर होते हैं तो इस स्थिति में हाल ही में एक संगठन जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम बिम्स्टेक कहते हैं, बिम्स्टेक जिसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, उस बिम्स्टेक की मजबूती के लिए भी भारत श्रीलंका संबंध मजबूत होंगे। अब लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत को श्रीलंका में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करनी चाहिए। भारत को श्रीलंका में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करनी चाहिए, तो उसके कुछ मैं 4 पॉइंट बताऊं आपको। ये क्वेश्चन ये है क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत को श्रीलंका में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करनी चाहिए ताकि भारत श्रीलंका संबंध मजबूत हो सके। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले जब आप इसकी स्टार्टिंग करोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संपन्न हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति रखने वाले भारत एवं श्रीलंका न केवल एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बल्कि हिंद महासागर की सुरक्षा और हिंद महासागर से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को दिशा देने में भी दोनों अहम भूमिका रखते हैं। इस क्रम में भारत सरकार को श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए 4 पक्षों को ध्यान में रखकर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि 4 पक्षों को ध्यान में रख करके अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। अब वो 4 पक्ष कौन से हैं, तो उसको हम देखें। 4 पक्षों को 1, 2, 3 और 4, ये 4 पक्ष हैं। अभी 4 पक्ष में सबसे पहला पक्ष श्रीलंका, दूसरा पक्ष जो होगा तमिल, तीसरा पक्ष होगा हिंद महासागर और चौथा पक्ष होगा एलटीटी। हालांकि एलटीटी लगभग अपने खात्मे की ओर है, फिर भी हमें यहां इस मुद्दे पे बोलना पड़ेगा। भारत को श्रीलंका में अपनी भूमिका किस प्रकार अदा करनी चाहिए ताकि भारत श्रीलंका संबंध मजबूत हो सके। तो मैंने इसकी स्टार्टिंग बता दी है, जो पहले बताई थी। उसके बाद लिखोगे श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए भारत को श्रीलंका की एकता और अखंडता को सब सर्वोपरि रखना होगा। किसी भी ऐसी गतिविधि का
भारत को विरोध करना होगा जो श्रीलंका की एकता और अखंडता के लिए खिलाफ हो। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की जिम्मेदारी है कि वो श्रीलंका को साथ साथ रखे, चाहे वो सार्क हो, बिम्स्टेक हो, बेसिक हो, WTO हो, यूनाइटेड नेशन हो, ताकि भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत किया जा सके। दूसरा पक्ष होगा, यह सत्य है कि श्रीलंका के तमिलों के साथ भारतीय तमिलों के भावनात्मक संबंध है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि LTTE के चक्कर में श्रीलंका के लाखों तमिलों के मानवाधिकारों का हनन हुआ। परंतु भारत सरकार को तमिलों के भावनात्मक संबंधों के मुद्दे को, मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे को सीधा न उठाकर, सीधा हस्तक्षेप न कर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा बिंदु होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर 21वीं शताब्दी का एक सामरिक स्थल बनने की जा रहा है और हिंद महासागर में भारत एवं श्रीलंका की स्थिति महत्वपूर्ण है। यदि भारत और श्रीलंका के बीच में किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है, कोई ड्रॉबैक्स आते हैं, संबंधों में शिथिलता आती है, तो इस स्थिति में चीन और पाकिस्तान यहां पर अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं। चीन का मैरीटाइम सिल्क रूट और मोतियों की धागा रणनीति सफल हो सकती है, अतः उसे प्रतिसंतुलित करने के लिए, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर नियंत्रण के लिए भी भारत को श्रीलंका के साथ हिंद महासागर की दृष्टि से संबंध बेहतर रखने चाहिए। चौथा होगा LTTE। LTTE के मुद्दे पर भले ही आज की तारीख में उसका पतन हो गया हो, फिर भी भारत सरकार को बड़े मजबूत नीति के साथ LTTE का विरोध करना चाहिए, क्योंकि LTTE एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत और श्रीलंका दोनों के लिए खतरनाक है। अतः इस स्थिति में भारत को, चाहे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान हो या श्रीलंका की कोई नीति हो, उसमें उसे LTTE के खिलाफ जाना चाहिए और श्रीलंका का सहयोग करना चाहिए। और इस पूरे परिदृश्य में भारत कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिसको तमिल जनसंख्या भी महसूस कर रही है। जैसे तमिलों के पुनर्निर्माण के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए जाफना क्षेत्र में 10,000 घरों का निर्माण, आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्रीलंका की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सड़कों का निर्माण, $1 अरब की सहायता, नवंबर 2019 में $45 करोड़ की सहायता भारत श्रीलंका संबंधों की एक नई गाथा को प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, आज हमने भारत श्रीलंका संबंधों को बहुत बेहतर तरीके से जानने का प्रयास किया। कल हम फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी नई क्लास के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।